उन्नाव के पूर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसुनखेड़ा गांव के प्रधान ने अपने राजनीतिक विरोधी का आशियाना बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बिना ही ढा दिया। जी हां, आपको बता दें, जब हमारे जिला संवाददाता भीमशंकर त्रिपाठी पीड़ित से बात की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला है इस गांव में जिस तरीके से सुनने को मिला है कि आपकी नाली जबरदस्ती गिराई गई है, तो ये किस तरीके से क्या मामला किया जा रहा है? ये साहब, इसमें नाली इस तरफ थी ही नहीं, उस तरफ से रोड के निकल रही, हमेशा सदियों से पुरानी नाली में निकला हुआ है पानी। और आज ये हमारे गांव के प्रधान जी और इनके खेत वालों की तरफ से गांव के कुछ लोगों ने, दबंग किस्म के, उन लोगों ने ज़बरदस्ती इधर नाली खुदवा दिया। और इसमें अक्टूबर 2019 से मुकदमा पूर्वा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। पूर्वा सिविल कोर्ट में मुकदमा जो विचाराधीन है, उसमें कोचनाट वगैरह निकलवा के लेखपाल के सामने अपने कागज प्रस्तुत किए, तो उन्होंने तब क्या जवाब दिया? ये अपने ग्राम प्रधान जी को भी दिखाया और लेखपाल जी को भी दिखाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। पुलिस कांस्टेबल कहते हैं कि इस मुकदमे को, ऐसे मुकदमे नहीं मानते हैं, इसको 1 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये भूमिधरी नंबर के बारे में आपने बताया कि लेखपाल को? जी बताया। क्या आश्वासन दिए? हमने बताया कि 159 खा हमारा लोगों का नंबर है भूमिधरी, इधर से कभी नाली नहीं, आप इधर से मत निकलवाइए। अच्छा, प्रधान का क्या कहना है? प्रधान का कहना है कि हम नाली उधर से नहीं निकलवाएंगे, इधर से ही निकलवाएंगे। जबरदस्ती दबंगाई की बदौलत। तो गांव वाले और क्या कह रहे हैं प्रधान के बारे में, कि प्रधान सही कार्य किए हैं या गलत, विपरीत कार्य करे? गलत। ये सामने साथ में सब लोग खड़े हुए हैं, पूछ लीजिए। गलत। अच्छा, आपका इसमें कितना नुकसान हुआ है सब लोगों का? इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ है। हमारा सरकारी बन रहा शौचालय भी तोड़वा दिया गया, आपके सामने है, और उसके साथ में बाथरूम और 8 फीट ऊंची बाउंड्री हमारी तोड़वाई गई है। आपके साथ अन्य किसका नुकसान हुआ है और कितना हुआ है? हमारे साथ में मोहन लाल रावत हैं, इनका भी नुकसान हुआ है, और उमा शंकर जी का है, जो कि कम से कम 2.5 से 3 ट्राली गिट्टी लगी रही और 2 ट्राली मोरंग लगी रही। तो जो कि हटाने का समय नहीं दिए? नहीं दिए, ये तो अचानक एकाएक किए। आप लोग मौजूद थे उतने समय? हम लोग उतने समय नहीं मौजूद थे। उमा शंकर जी पत्थर काम करते, ये काम करने गए, और हम अपने पापा को दवा लेने गए। आपने इससे पहले कभी समय मांगा था कि जब काम होगा तो हमको बता देना, हम लोग हटा लेंगे इसको? ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अचानक ही उन्होंने अचानक किया है जी, अचानक किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में मोहनलाल कहाँ रहते? किसनखेड़ा। क्या है पूरा प्रकरण? हमारा पर्चे किनारे के रोड पे बनी थी, थोड़ा हट के करके उन्होंने बोला था प्रधान जी कि तो पछाड़ लो, तो हमने बोला जब बनवाएंगे तो पछाड़ लेंगे। और पछाड़ने के कह रहे थे, इसलिए माटी नहीं भराया था, और उस दिन इसी लेकर के टूट दिया। किस दिन तोड़ा? 13 तारीख को। उच्च अधिकारियों को आपने शिकायत की? नहीं, अभी तक नहीं। क्यों नहीं की? अब हम पहुँचने नहीं। अच्छा, ये नाली जो बनवाई गई है, इसमें कितने लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है? TV1 इंडिया न्यूज के लिए भीमशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, उन्नाव। मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चितौली का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां पर दबंगों द्वारा गरीब की घर में आग लगा दी गई है। ग्राम पंचायत चितौली निवासी लालमणि पाल पुत्र स्वर्गीय मेवालाल के मड़ई घर में 16 जुलाई को सुबह 8 बजे रास्ते के विवाद को लेकर त्रिपुरारी नाथ पाठक उर्फ द्वारिका पाठक पुत्र बैजनाथ पाठक, प्रदीप कुमार दुबे पुत्र ब्रजेंद्र दुबे, अंजनी दुबे पुत्र सत्य प्रकाश दुबे, पिंटू दुबे पुत्र हरिशंकर दुबे व अज्ञात लोगों ने मिलकर लालमणि पाल के घर में आग लगा दी, जिससे घर में रखा गेहूं, कपड़े, चारपाई आदि जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, जिसकी सूचना जिगना थाने में दी गई। मौके पर थाना प्रभारी छोटक यादव आकर जांच के लिए और आरोपियों के खिलाफ NCR दर्ज कर ली गई। साथ ही इसकी सूचना हल्का लेखपाल को दी गई, लेकिन हल्का लेखपाल ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और आए दिन उपरोक्त आरोपीवादी को आने जाने पर रास्ते में रोक कर जान से मारने की धमकियां भी मिलती रही। साथ ही लेखपाल ने इस मामले को संज्ञान में लेकर रास्ते के विवाद को नहीं निपटाया तो किसी न किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है। जबकि रास्ते के विवाद को लेकर जिगना थाना प्रभारी द्वारा एक समझौता पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन आरोपी मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस गरीब परिवार लालमणि पाल पुत्र स्वर्गीय मेवालाल को लेखपाल और प्रशासन द्वारा न्याय मिल पाता है या नहीं। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ से राम सागर विश्वकर्मा। इस समय मैं मिर्ज़ापुर ज़िले के चितौली ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। यहाँ आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ दबंगों और सरहंगों द्वारा यहाँ पर आबादी की ज़मीन में किसी गरीब ने मढ़हा चढ़ाया हुआ था, उसका मढ़हा जला दिया गया है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर ये घटना कब हुई, क्यों हुई, किस चीज़ के विवाद को लेकर ऐसा हुआ है। आइए हम आपको यहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं कि यह घटना कैसे हुई।
और आगे आइए। आपका नाम? लाल मणिपाल। लाल मणिपाल। आप ये बताइए, जो आपके मढ़े में आग लगाई गई है, ये क्यों लगाई गई? रास्ते की बात के लेकर था हमारा जनमते मई फूंक दी गई। जनमते यहाँ के सारे गोरू मवेशी हमारे नाच चलनी थे छोड़ दी गई। नहीं, जला दिया गया किस विवाद को लेके ऐसा? रास्ते की बात के लेकर। कौन सा रास्ता? रास्ता उधर था घर के चितौली में जनमते फूक गई यहाँ। अच्छा, आपका दुश्मनी करके मढ़ा फूंक दिया गया, नाद आपका फेंक दिया गया। तो ये बताइए कितने बजे की घटना है और किस तारीख की घटना है? 16 तारीख की घटना है, 8:30 बजे। 16 तारीख की 8 बजे की घटना है, सुबह की। तो जैसे ये बताया, जिन्होंने जलाया आपने उनको देखा जलाते हुए? हाँ देखा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है प्रदीप सन्याप जनबाटे है गिरजेन, और उनका अंजनी दुबे और सत्य प्रकाश दुबे, उनका पिंटू हरिशंकर। यानी 4 लोग जो है आपके मढ़े में आग लगाए हैं। हाँ, त्रिपुरारीनाथ पाठक थे। 4 लोग थे। और आपका नाम क्या है? कन्हैयालाल पाल। कन्हैयालाल पाल जी। अच्छा, तो ये मढ़े में आग लगाया, आपने आग लगाते हुए देखा था? जी सर। हाँ, इसकी सूचना आपने कहीं दिया? जी, पुलिस आई, 112 नंबर पे फ़ोन किया गया था। 112 नंबर वहाँ पे मौजूद नहीं थी, कहीं व्यस्त थी। थाने की प्रशासन ने आई थी और यहाँ पे मौका मुआयना किया। उसके बाद ट्रैक्टर भी मौके पर पाई और कुछ दूर ले गई खींचकर। उसके बाद वहाँ के उन घरों में कुछ एक लोग ऐसे हैं, एसपी हैं, और उसके दबाव से ट्रैक्टर को छुड़वा लिया गया। उसके बाद फिर हम लोग थाने पर गए और FIR नहीं हुआ। उसके बाद फिर SO साहब गए थे मगझान, वहाँ फिर आए यहाँ शाम की आकर। मतलब आपका FIR दर्ज हुआ कि नहीं थाने में? जी, अभी FIR तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद हमारी ये पुश्तैनी जो है आबादी है, और हम लोग यहाँ पे घर था, उसके बाद घर हमारा वहाँ बन गया। फिर यहाँ गुरुवार था, ये हमारे बड़े भाई हैं। उसके बाद फिर वो लोग आके रास्ते का विवाद लेकर धान की रुपाई कर दे, रास्ता को जोत कर। उसके बाद दूसरे गांव को बुलवा कर ये हमारे मढ़ों को जलवा दिया गया, नाट चन्नी सब फेंक दिए। यहाँ की जुताई करवा दी। आप बताइए, आपका नाम? मन्ना देवी। मन्ना देवी। ये बताइए, ये जो आग लगी है तो उसमें क्या क्या सामान रखा हुआ था? हमारे गेहूँ रहा जी, भूसा रहा जी, हमारे सब यहाँ धरे, हमारे कुल भी रही धरे रह जाना। तो इसकी सूचना आपने जो है लेखपाल को दिया कि नहीं दिया? हमें मालूम नहीं। लेखपाल उनके रिश्ते वाले हैं। लेखपाल ने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई? ना। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने अभी बताया कि यहाँ पे लेखपाल महोदय आए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लगाई। ये गरीब आदमी है, किसी तरह से अपने इस मढ़े में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन लेखपाल आकर के सारी घटना को जानते हुए भी किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं लगाई, ताकि लोगों को मुआवजा मिल जाता। जिसके घर में बड़े आदमी हो, वो पुलिस प्रशासन भी दबाव में आकर के जो है कोई कार्य नहीं करती। किसी तरीके से इनका FIR दर्ज कराया गया है। अब देखना यह है कि इन गरीबों को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता। TV1 इंडिया न्यूज़ के साथ राम सागर विश्वकर्मा के साथ संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट, मिर्ज़ापुर। अयोध्या जनपद के लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग स्थित सादतगंज चौराहे पर कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन कराने के उद्देश्य मास्क लगाना अति आवश्यक है, जिसको लेकर सभी आने जाने वाले वाहनों को रोककर मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही पालन न करने वालों के ऊपर चालान किया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए जिस तरह से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सारे जनपद में जिस तरह से लॉकडाउन में 2 दिन का जो लगा था लॉकडाउन, और आज यानी सोमवार है, मंडे है, आज इसमें छूट जो मिली है, यानी 5 दिन की जो छूट मिली है, इसमें देखिए किस तरह से यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। और हम बताएंगे, इस वक्त मैं लखनऊ हाईवे यानी आपका ये सादतगंज चौकी है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं, और इसको पुलिसकर्मी बहुत ही उससे मेहनत रोक रहे हैं इनको, और देख रहे हैं कौन सा व्यक्ति हेलमेट लगाया है या नहीं लगाया है। हेलमेट के साथ साथ जो है मास्क भी अति आवश्यक है, यानी अगर मास्क इज मस्ट, हेलमेट इज मस्ट, यानी अगर हेलमेट लगाए है, मास्क लगाए तो भी आपकी गाड़ी चलान या सीज हो सकती है। अब देखने की बात होगी यहाँ पर यहाँ के जो पब्लिक है और यहाँ के जो राहगीर हैं कितना इसका पालन करते हैं, इसमें कितना ध्यान देते हैं। और देखिए मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ जो SI महोदय हैं विवेक राय जी, और यहाँ पर देखिए किस तरह से बहुत ही ईमानदारी और मेहनत कर्मशीलता से दिखाते हुए यहाँ पर जो गाड़ियों को रोक करके और यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही
प्रशंसनीय है और देखने वाली बात है किस तरह का ये चालान कर रहे हैं और कौन सी गाड़ियों को इन्होंने अभी तक कितनी गाड़ियाँ सीज की है और किस अभी तक क्या इनका जो है पालन करने इन्होंने कौन सी जो है प्रक्रिया अपनाई है और अभी तक कितनी गाड़ियों का बात किया। आइए मैं बात करता हूँ विवेक राज जी से और बताइए सर कि कितनी गाड़ियों अभी तक सीज किया आपने? नहीं, गाड़ी तो अभी तक कोई सीज नहीं हुई है। अभी सिर्फ कोविड-19 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से चलानी है बिना मास्क के एक गाड़ी पे 2 आदमी या पीछे वाले आदमी के पास भी जो मैंडेटरी हेलमेट कर दिया गया है उसका चालान का लगभग 40 से ऊपर का चालान हो चुका है और अभी इस तरीके की कोई संदिग्ध गाड़ी नहीं मिली जिसको सीज किया जाए। कोशिश की जा रही है, अगर इस तरीके की कोई संदिग्धता मिलती है तो गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा। फिलहाल मेन फोकस हम लोग का उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो कोविड के लिए गाइडलाइन जारी हुई हैं, अधिक से अधिक लोगों को मास्क पहनाना और हेलमेट और इस तरीके से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके पालन के अंतर्गत यहाँ कार्य किया जा रहा है। सवाल है जिस तरह से आपने ये दिखाया कि जो है अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है और उसकी गाड़ी को आपने जो रोक करके और चालान किया है और उसको आपने रसीद भी दिया फाड़ करके, अगर जो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे फिर मिलता है तो क्या करेंगे आप? पुनः उनका चालान होगा। यह चालान देते समय, रसीद देते समय बताया जाता है कि यह सिर्फ तत्काल के लिए है। आप अगर पुनः फिर पकड़े जाएंगे तो फिर आपका फिर यही चालान होगा, वो दूना जुर्माना होगा। अगर आप 100 रुपये का है तो अगली बार 200 का होगा, एक बार 250 का है तो अगली बार 500 का है, तीसरी बार 1000 का है, चौथी बार में आपका डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी एक रिपोर्ट भेज दी जाएगी आरटीओ में, आपके नाम की डीएल को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ के राहगीरों और यहाँ के आम जनमानस से भी जो भी है और इनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग जिस तरह से? हम लोग का अयोध्या पुलिस का जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट है। हमारे एसएसपी महोदय का जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो इस समय चूँकि महामारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है तो उसके अनुपालन के क्रम में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों पे ना निकले। यदि वह निकलता है अपरिहार्य कारणों से, अगर कोई उसे आवश्यकता है तो ये निकलता है तो वो अपने गाड़ी का पूरा प्रॉपर कागज़ रखे, कोशिश करे कि गाड़ी पे एक ही आदमी बैठे, प्रॉपर हेलमेट लगाया रहे, मास्क लगाया रहे। हमारा इतना ही सभी आम जनमानस से अपील है कि उस बीमारी से दूर बचें, जितनी भी कोशिश कर सकते हैं उस कोशिश को करते हुए अपनी इस बीमारी से दूर बचे रहें। देखिए ये थे विवेक राय जी और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ी बात है और ये मास्क लगा करके यहाँ पर प्रत्येक में देखिए अभी फिर एक गाड़ी रोकी गई है और यहाँ पर ये हेलमेट लगाया हुआ पर इसके पास मास्क नहीं होगा हमारे ख्याल है। आखिर क्यों रोका गया ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बताएंगे यहाँ पर जैसे जो दुकानदार है ये भी चाय बेच रहा है लेकिन इसके पास जो है मास्क नहीं है, ऐसे मतलब जो तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे जो बगैर मास्क के यहाँ पर खड़े होंगे, यानी बहुत बड़ी बात है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो चालान हो रहा है यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ही उससे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये मास्क लगा करके बैठे हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बताएंगे यहाँ पर कुछ दुकानदार जो भी थे और बगैर मास्क के यहाँ बैठे थे, हम तो मेरा कहना है कि वैश्विक महामारी है, ये किसी को देख कर नहीं आती है, यानी जो है ये आपको स्वतः इससे बचना होगा और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर पुलिस टीम लगी हुई है बहुत ही प्रशंसनीय है और ये जिस तरह से ये लॉकडाउन का पालन कराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इसमें। लेकिन आम जनमानस यानी कि जितने भी लोग स्थानीय लोग हैं सभी को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। वैश्विक महामारी से बचने के लिए आपको मास्क इज मस्ट, यानी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर रखना जरूरी है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी इंडिया न्यूज़, अयोध्या से। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। सीतापुर जनपद के बिस्वा तहसील अंतर्गत कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जहां हर दिन 1-2 कोरोना संक्रमित मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें वहीं इलाहाबाद बैंक मैनेजर को कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इलाहाबाद बैंक शाखा के मैनेजर शाखा हाजीपुर में कार्यरत हैं, जो कि बैंक ग्राम देवियापुर पुलिस सहायता केंद्र के पास मौजूद है। जी हाँ, आपको बताते चले कि इलाहाबाद बैंक के ऊपर बनी मंजिल पर थाना सदर पुलिस का रहना होता है, जो कि कई सालों से है, तथा पुलिस की बैंक परिसर में सुरक्षा ड्यूटी भी रहती है। लेकिन पुलिस ड्यूटी समाप्त कर अपने कमरों में जाती है, जिससे वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि ऊपरी मंजिल पर रहने वाले पुलिस कर्मचारियों को भी कोरोना जांच के साथ साथ क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। बदायूं जिले के जेल में कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें जिला अस्पताल में मृत अवस्था में कैदी लाया गया, जहाँ पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इनको कोई परेशानी बताई गई साहब और 2 साल से बंद थे, लड़ाई झगड़े केस चल रहे थे, इसलिए पैर पर सेफ्टी बन चुकी थी, इनका जेल में इलाज हुआ था, फिर सही हो गया। परसों से फिर तकलीफ बनेगी तो फिर खत्म हो गई। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट, बदायूं।
बदायूं के बिलसी नगर में बैंक कर्मचारी एवं एक व्यापारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बिलसी एसडीएम ने बैंक को अंदर व बाहर के 100 मीटर तक एरिया को सैनिटाइज कराया। जी हाँ, आपको बता दें 48 घंटे तक बैंक एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। साथ ही एसडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि बैंक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। साथ ही रिपोर्ट आने के बाद बैंक के 100 मीटर एरिया को सैनिटाइज कराया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक वर्कर थी किरण कुमारी, जब से उसका मालूम चला है कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, तब से 48 घंटे के लिए इस पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और पूरी बैंक अंदर से बाहर से और इसके 100 मीटर दोनों तरफ ये पूरी सैनिटाइज की जाएगी। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट बदायूं। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, पत्रकारों के साथ अभद्रता करने वालों की खैर नहीं, लेकिन योगी सरकार के ही कुछ मुलाजिम पत्रकारों की कलम को दबाने के लिए किस हद तक गुजर जाएंगे, इसकी बानगी गोसाईगंज थाने में पुलिस द्वारा पत्रकार पर दर्ज मुकदमे में दी गई तहरीर के बाद पता चला है। जी हाँ, आपको बता दें ये मामला जनपद के थाना गोसाईगंज थाने के स्टाफ के रहते हुए एक पत्रकार पूरे थाने के सिपाहियों के साथ बसलीकी करता नजर आया। जी हाँ, ये मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बेरा निवासी एक पत्रकार सुनील यादव का सामने आया है। आपको बता दें उन पे आरोप है कि पत्रकार सुनील यादव के द्वारा थाने में पहुंचकर मुख्य आरक्षी शेषनाथ सिंह, कांस्टेबल छोटू पासवान के साथ मास्क न लगाने को लेकर अभद्रता की गई है। साथ ही पत्रकार सुनील यादव के द्वारा जहां आरक्षी की वर्दी फाड़कर बेइज्जत किया गया है, तो वहीं महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता करते हुए अश्लील हरकतें भी की गई हैं। साथ ही जिसने भी सुना सोचने पर मजबूर हो गया कि एक पत्रकार द्वारा थाने में घुसकर बदसलूकी की गई है जो किसी के गले नहीं उतरी है। जी हाँ, आपको बता दें इस मामले में पुलिस के द्वारा कई धाराओं में पत्रकार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही मुकदमे की जानकारी होने पर जनपद के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही इस खबर छापने पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को संगठन के जिला प्रभारी सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसएसपी आशीष तिवारी से मिलकर ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। आपका मैं गोसाईगंज थाने में खबर संकलन के लिए बीते 9 जुलाई को गया था और उसके पहले मैंने 5 जुलाई को एक खबर प्रकाशित किया था अपने अखबार में कि जनता त्रस्त, चोर मस्त और पुलिस पस्त है। इसी को लेकर वहाँ के पुलिसकर्मी मुझसे खुन्नस खाए हुए थे और 9 तारीख को जब मैं खबर संकलन के लिए गोसाईगंज थाना परिसर में पहुँचा तो बाकायदा मैंने वहाँ जो आगंतुक रजिस्टर होता है उसमें अपना नाम और आने का कारण लिखा। वहाँ से जैसे मैं खबर संकलन के लिए लेकर निकला तो थाने के सिपाही क्या कहते हैं शेषनाथ सिंह हैं और इंद्रेश यादव और विजय यादव और ब्रह्मानंद सिंह, 4 लोगों को मैं बाई नेम और बाई फेस जानता हूँ और करीब 4 से 5 लोग अज्ञात सिपाही थे जिनको मैं चेहरे से पहचानता। ये लोग मुझे पूरी अपराधियों की तरह बिना किसी कारण के मारना पीटना शुरू किया। मेरे गले में गमछे को पकड़कर और ले जाके मुझे बंधक बना लिया थानाध्यक्ष के कमरे में। वहाँ भी मेरे साथ मारपीट की गई, पूरी तरह बदसलूकी की गई और उसके बाद थाने के जो सिपाही शेषनाथ सिंह थे इन्होंने फिर राइफल लेके मेरे सीने पर रखा, कहा अगर कहीं शिकायत करोगे तो मैं फिर आपका इनकाउंटर करवा दूँगा। आज आप कप्तान से मिलने हैं, इन्होंने क्या कहा? मैं कप्तान से मिला और ज्ञापन दिया है और उसके बाद अब आगे उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए लिखा है। अगर नहीं मिलती है यहाँ से न्याय तो फिर कोर्ट का शरण लेंगे हम। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। मैं जनसंदेश टाइम से नया बाजार से प्रतिनिधि हूँ। चाहते क्या आप? मुझे निष्पक्ष न्याय मिले और थाने का लगा जो घटना बताई गई है मेरे खिलाफ, जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, घटना थाना परिसर की बताई गई है, उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो क्या आप मुख्यमंत्री पोर्टल से शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल सहित कोर्ट का भी शरण लेंगे। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। कानपुर में विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी और एक साथी प्रशांत शुक्ला को पुलिस ने माती कोर्ट में पेश किया। जी हां, कोर्ट से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जय वाजपेयी ने अपने आप को निर्दोष बताया है, साथ ही पुलिस पर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही जय वाजपेयी ने बताया है कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने छोड़ने के बाद फिर से बुलाकर उन्हें भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय वाजपेयी। पुलिस ने आपको इसके बाद फिर से इजाजत नहीं दिया, क्या कहेंगे? हमको सर नहीं मालूम। वो हमको शनिवार को बुलाया गया था। जब बुलाया गया, मैं जब गया उसके मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। परसों कप्तान साहब ने पेपर में छापा, कल के पेपर में छपा, कल रात को हमको बुलाया गया, मैं वापस गया। मेरा 11,80,000 रुपये का लेन देन था हमारा।
वो भी हमने उधार दिए थे। इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? क्योंकि पहले तो आपके पास मुझे यही नहीं मालूम मुझे क्यों लगा। 5 साल नहीं 20 साल पहले सर से विकास दुबे को फरार कर दिया क्यों हो रहा है? जी यही समझ में कोई नहीं समझ। मेरी गाड़ियाँ भी वही थी। मैं जिस दिन घटना हुई मैं 3 दिन घर में रहा। मेरा फुटेज मेरे घर की है, मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन चिट जी हाँ बिक्रू में मेरे ससुराल है, लेकिन उस परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। और ना ही मैं 15 साल में शादी हो चुकी है। कोई नहीं, हमने मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई डिटेल नहीं है। लिप्त रहा हूँ जबरदस्ती का मुझको पता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट कानपुर। देवरिया के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार विनय रामायण राव व समाज सेवी देवरिया से चलकर गोरखपुर आए। जी आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पर जनता की समस्याओं को लेकर आए थे। साथ ही उनके साथ तमाम सहयोगी जैसे अंकुश कुमार शाही, करुणेश पांडे, अनुभव शाही, आदर्श कुमार शाही आदि लोग मौजूद रहे। नाम बताइए सर अपना। सर मैं विनय रामायण राव। अच्छा, यहाँ गोरखपुर आप किस माध्यम से आए हैं? सर मैं एक विशेष कार्यक्रम में आया था, एज एक कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। कार्यक्रम समापन के बाद मैं फिर आया योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे। नगर में, देवरिया नगर में विभिन्न समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हमारे नगरवासी परेशान हैं और निरंतर हमसे संपर्क में रहते हैं और हमारे टच में रहते हैं और बताते हैं कि सर ये समस्याएं, जिन समस्याओं को लेकर मैं योगी जी के कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय आया हूं अवगत कराने के लिए कि जल्द से जल्द हमारी इन समस्याओं का निस्तारण हो। सर कुछ इधर देवरिया में सुनने में आता है कि कुरने नाले का पानी जो है वो ज़्यादा गंदगी की तरफ हुआ, शहर में गंदगी उसकी आ रही है। जी क्या उस पर आप यहाँ कुछ अपना प्रस्ताव रखें? जी बिल्कुल। इस समय जल जमाव की स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है नगर में। हमारे वर्तमान तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई भी कार्य नहीं होने की वजह से नगर में जल जमाव की स्थिति ये हो गई है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। घुटने घुटने भर, कमर भर पानियाँ लगी हुई हैं। कुरना नाले के समीप जितने भी सटे गांव मोहल्ले हैं सब इस समय डूबे हुए हैं और इस समय ये आलम है कि कीड़े मकोड़े, इस तरह के जहरीले जो भी जीव जंतु हैं, जिसकी वजह से शाम होते ही होते आदमी अपने घरों में से नहीं निकल पाते हैं। और भी कुछ समस्या है देवरिया जिला में? जी गंदगी का अंबार पूरा लगा रहता है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। नगर में कहीं पे देखे तो साफ सफाई के मामले में जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल लगभग 8 साल होने जा रहा है, पर विकास के नाम पे या कार्य के नाम पे धरातल पे एकदम शून्य है। सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, अगर आप वहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद आपका क्या उद्देश्य रहेगा? आप वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए और वहाँ के जनता जनार्दन के लिए क्या सुविधा मुहैया कराएंगे? देखिए, जनता जनार्दन के द्वारा, देवतुल्य जनता के द्वारा अगर मुझे चेयरमैन, अगर आप लोगों के द्वारा चेयरमैन में बना तो हमारे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामायण राव, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका देवरिया नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। उन्हीं के मापदंडों पे, उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए मैं देवरिया को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रोड मैप है। जैसे सड़कों का निर्माण, जो लाइटों का, पोलों पे सुंदर सुंदर लाइटें, सड़कें साफ सुंदर होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में CCTV कैमरे से लैस होना चाहिए। शौचालय, जगह जगह पे शौचालयों का निर्माण होना चाहिए। इस तरह के हमारे पास तमाम बिंदुओं पर हमारे पास योजनाएं हैं जिससे कि शहर को सुंदर और सुसज्जित बनाया जा सकता है। सर आपके प्रदेश में रोजगार की बहुत समस्या है। वहाँ के जो युवा हैं गृह जनपद छोड़ के गोरखपुर में माइग्रेट करते हैं पढ़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कर पाएंगे? चूँकि रोजगार नगर पालिका से संबंधित नहीं होता है और हम आप लोगों के इस समस्या को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे, अपील करेंगे, संघर्ष करेंगे
कि ये जो बेरोजगारी समस्या है वह ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले ताकि अपनी रोजी रोटी कमाएं, अपने परिवार को सुसज्जित तरीके से चलाएं। धन्यवाद सर। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए संतोष सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। बाराबंकी के नगर पंचायत जैतपुर में सोमवार की हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें, कस्बे के कई क्षेत्रों में जल भराव के साथ कूड़े से फटे नालों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी हां, आपको बता दें, सोमवार को हुई बारिश से नगर पंचायत जैतपुर की जल निकासी की पोल खुल गई। बारिश के पानी से जगह जगह पर जल भराव हो गया। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जरा सी बारिश में कई मोहल्ले टापू बन गए। जी हाँ, जल निकासी वाले नाले कूड़े से भरे होने के कारण पानी का सही से जल बहाव नहीं हो पाया, जिसके चलते एक ही जगह पर भरे कूड़े के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी पनपती रहती हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने बताया है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जरा सी बारिश में ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही मार्गों पर फैले गंदगी की वजह से बारिश के पानी के साथ बहकर नालियों में भर जाता है, जिससे नालियां कूड़े से भर जाती हैं और बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगता है। यहाँ नाला इतना गंदगी है, भरा रहता है, सफाई होती नहीं है। इस कारण यहाँ पे कोई चीज़ खाने पीने वाली भी आदमी खा नहीं पाता है, कोई मतलब बैठ उठ नहीं पाता है। अंदर नाला भी भरा हुआ है, पुल के अंदर सफाई नहीं हो पा रही। तो क्या आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत किया है इसके? अरे शिकायत का यहाँ कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, इससे कहो, यहाँ चेयरमैन भी मतलब आते हैं ऊपर पर, कहते हैं नहर विभाग का नाला है वो साफ कराएंगे, लेकिन ठेका यही लेते हैं और उसके बाद भी काम नहीं होता है। कर्मचारी आते हैं, 2-1 हाथ पैर चला के चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। पूछो ना। हाँ। बैठने वाले यहाँ पे कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं, इतना परेशान होते हैं कि वह पूछो ना। किस कारण से? अरे इतनी गंदगी, यहाँ नाले की सफाई नहीं हो पाती, ऊपर हो जाती है। ऊपर साफ कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ नाले के अंदर देखो ये पुल भी फंसा हुआ है, एक तरफ कचरा, ये भी नहीं साफ हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन। जो गंदगी क्या होती है, इसमें साफ सफाई नहीं होती कायदे से, गंदगी इतनी रहती है कि पूछो ही ना। साफ सफाई कायदे से नहीं होती, सब कूड़ा करकट यहीं पर डाल जाते हैं। अच्छा, तो बदबू भी आती होगी? बदबू नहीं आती है, बस खाली सूखा कूड़ा डालते हैं, बदबू नहीं आती। अच्छा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी।